जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो इस सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है बिल्कुल डिस्कशन स्वरूप जो है चलाया जा रहा है। और आज का हमारा जो क्लास है, आज तीसरा क्लास है। इसके पहले 2 क्लास अपलोड हो चुका है और इसका अपलोड होने का जो समय है शाम 6 बजे। प्रतिदिन आपको शाम 6 बजे ये वीडियो मिलने वाली है और इसका संबंधित पीडीएफ टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो चलते हैं आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले देखिए ये क्या आ गया, शायरी आ गया है ना। तो कह रहा है कि वहां तूफान भी हार जाते हैं, वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पे होती है। ठीक है, तो वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती है। तो बिल्कुल दोस्तों, आप लोग जिद बना के रखिए कि इस बार हमको वर्दी कवा पहनना है। ठीक है, तो कश्तियां भी क्या रहेगी, आपको हार जाती है अगर आपके पास जिद है तो। इसलिए कोई भी चीज में जिद होना चाहिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति मिलती है। कोई भी चैनल को देखिए लेकिन उसे मन लगा के पढ़िए, नोट कीजिए जो पॉइंट बताया जाता है। चलते हैं, देरी ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुई थी। आर्थिक मतलब रुपया पैसा वाला जनगणना है ना। भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना की अगर बात करें तो कब हुई थी? 1977 में, 1972 में, 1958 में, 1983 में। कब हुई थी ये आपको बताना है। सबसे पहले आर्थिक जनगणना कब हुई थी बताइए। तो इसका जो प्यारा से आंसर हो जाएगा 1977 में। 1977 में सबसे पहले आर्थिक जनगणना किया गया था। आर्थिक जनगणना की अगर बात करें तो अभी तक जो है 7 बार हो चुका है आर्थिक जनगणना। आर्थिक जनगणना अब तक कितने बार हो चुका है? तो 7 बार हो चुका है। कितने बार? 7 बार। ठीक है, अगर आर्थिक जनगणना की अगर बात करें तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। आर्थिक जनगणना क्वेश्चन पूछता है कि आर्थिक जनगणना किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के माध्यम से है ना किया जाता है। तो यहां से 3 क्वेश्चन आपको बनने वाली है। सबसे पहले आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो 1977 में, 1977 में। किसके द्वारा कराया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीएसओ कहते हैं। क्या कहलाता है? सीएसओ। सीएसओ है ना, क्या कहलाता है? सीएसओ कहलाता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। और अब तक जो है कितने बार हो चुका है? तो 7 बार है ना भारत में जनगणना हो चुका है। और अगर लास्ट बार अगर देखा जाए तो लास्ट बार हमारा जो हुआ है आर्थिक जनगणना, अंतिम लिख देते हैं है ना, अंतिम बार आर्थिक जनगणना कब हुआ है? तो ये हुआ है 2019 में है ना। 2019 में। पूछ सकता है कि अंतिम बार जो जनगणना हुई है वह कौन सा वर्ष में हुआ है? तो 2019 में। कब हुआ है? 2019 में। तो ये सारा टॉपिक जो है आपको एग्जाम के लेकर के काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। इसका बोर्ड पीडीएफ भी हम आपको देंगे और अगर आपको समय है तो आप इसे कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है ना, कौन है? क्या कन्याकुमारी है, इंदिरा कौल है, इंदिरा पॉइंट है या तूतीकोरिन है? बताइए, भारत का दक्षिणतम पॉइंट या दक्षिणतम बिंदु की अगर बात करें तो कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको दक्षिण इंदिरा कौल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा कौल जो है आपका दक्षिणतम, सॉरी इंदिरा कौल, इंदिरा पॉइंट है ना, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है। भारत की अगर आकृति की बात करें, भारत की आकृति, तो भारत की आकृति जो है चतुष्फलकीय है। भारत की आकृति, क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की आकृति कैसी है? तो चतुष्फलकीय है। चतुष्फलकीय है ना। भारत की आकृति कैसी है? तो चतुष्फलकीय है।
और भारत की दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है। अगर इसका उत्तर से दक्षिण है ना, उत्तर से दक्षिण की अगर बात करें, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है ना, दक्षिण की लंबाई की अगर बात करें, उत्तर से दक्षिण की अगर लंबाई की बात करें तो कितना हो जाएगा? 3214 है। 3214 है। 3214 किलोमीटर। वही अगर बात करें पूरब से पश्चिम की है ना, पूरब से पश्चिम की, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? 2933 हो जाएगा। 2933 किलोमीटर है ना। तो भारत की आकृति कैसी है? चतुष्फलकीय है। तो उसमें चतुष्फलकीय में उत्तर से दक्षिण कितनी है? तो 3214 है। 3214 उत्तर से दक्षिण 3214, यानी कि उत्तर से दक्षिण वाला जो क्षेत्र है वो काफी बड़ा है ना, पूरब से पश्चिम के तुलना में। और पूरब से पश्चिम मात्र कितना है? 2933 है। तो बड़ा कौन हुआ? उत्तर से दक्षिण वाला। कितना है? तो 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। और भारत की आकृति हमारा कैसा है? चतुष्फलकीय है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। अच्छा, दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। तो आपका जो है उत्तरोत्तम बिंदु का नाम क्या है? उत्तरी बिंदु का। भारत के उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु की अगर बात किया जाए तो उत्तरी बिंदु का क्या नाम है? ये हो जाएगा आपको इंदिरा कौल हो जाएगा। इंदिरा कौल, इंदिरा कौल है ना। ऑप्शन में भी दिया है इंदिरा कौल है ना। इंदिरा पॉइंट अगर पूछे तो दक्षिणी हो जाएगा, और उत्तरी बिंदु अगर पूछे तो इंदिरा कौल हो जाएगा। अगर पूर्वी बिंदु की अगर बात करें, पूर्वी बिंदु है ना, पूर्वी बिंदु की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? किबिथु, किबिथु, किबिथु हो जाएगा है ना, किबिथु। ठीक है, किबिथु हो जाएगा। अगर बात करें है ना, तो दक्षिणी का क्या हो जाएगा? दक्षिणी का हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी बिंदु अगर पूछे तो इंदिरा कौल हो जाएगा, और पूर्वी पूछे तो किबिथु हो जाएगा है ना। और पश्चिमी बिंदु अगर पूछे तो पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु की अगर बात करें तो गुहार मोती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुहार मोती, गुहार मोती हो जाएगा है ना। पश्चिमी बिंदु क्या हो जाएगा? गुहार मोती। तो चारों आपको जो है हो गया है ना। दक्षिणतम क्या हो जाएगा? तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। उत्तर में क्या हो जाएगा? तो इंदिरा कौल हो जाएगा। और पूरब में क्या हो जाएगा? किबिथु हो जाएगा। और पश्चिम की अगर बात करें तो गुहार मोती हो जाएगा। ठीक है। ये सारा टॉपिक जो है आपको एग्जाम के लेकर के काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जब एग्जाम आएगा तो हम एक एक जो है क्वेश्चन को दिखाएंगे आपको कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग है ना, एक आयोग है जो कि परमाणु ऊर्जा आयोग है, उसकी स्थापना कब हुआ था? 1947, 48, 50, 52 कब हुआ था? बताइए जल्दी से है ना। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ था ये बताना है। तो इसकी जो स्थापना हुआ था 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में, अर्थात 1948 में। 1948 की अगर बात करें तो इसमें स्थापना जो है एनसीसी का भी हुआ था है ना। नेशनल कैडेट कोर होता है इसका फुल फॉर्म। तो एनसीसी का जो फुल फॉर्म स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 1948 में, 1948 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगर पूछे कि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना कब हुआ था? परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना अगर पूछे तो इसका जो स्थापना हुआ था 1945 में। कब हुआ था? 1945 में। कब हुआ था? 1945 ईस्वी में जो है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना हुआ था। अगर परमाणु ऊर्जा आयोग पूछे तो 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगर परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगर पूछे है ना, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगर पूछे, विभाग की स्थापना, तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1954 में, 1954 ईस्वी में। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में, आयोग पूछे तो 1948 में, और है ना ऊर्जा कार्यक्रम पूछे तो 1945 में। इस सारा काफी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और कंफ्यूजन वाला भी है, ठीक है। इसलिए मैं एक जगह लिख रहा हूं ताकि आप इसको बाइफरकेट करके याद कर सकते हैं, है ना। इसी ऊर्जा, है ना, ऊर्जा विभाग की स्थापना जो है 1954 में हुआ था, और इसी को बदल करके, इसी को चेंज करके, है ना, इसकी स्थापना जो है कर दिया भाभा परमाणु, है ना, रिसर्च सेंटर में, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर में, है ना, या भाभा परमाणु अनुसंधान कर दिया गया, है ना। कब कर दिया गया? इसका नाम बदलकर, इसका नाम बदलकर 1967 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में, है ना, 1967 ईस्वी में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया, भाभा परमाणु अनुसंधान कर दिया गया, है ना, कर दिया गया, ठीक है। तो यहां से कितना सारा क्वेश्चन बना। सबसे पहले अगर बात करें तो भारत परमाणु ऊर्जा आयोग पूछे तो 48 हो जाएगा, ऊर्जा कार्यक्रम पूछे तो 45 हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा विभाग पूछे तो 54 हो जाएगा, और इसका नाम बदलकर 1967 ईस्वी में क्या रख दिया गया? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया था। और ये भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक जो माने जाते हैं ये भाभा, है ना, भाभा जी को, होमी जहांगीर भाभा इसको कहते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक कौन माने जाते हैं? तो होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा, है ना, होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। तो इन्हीं को नाम पर जो है इसका जो है नाम रखा गया है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। कब कर दिया गया था? तो 1967 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में कर दिया गया था। तो ये सारा जो है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन चले। अगला कह रहा है कि पाइका विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? पाइका विद्रोह, पाइका एक विद्रोह है ना, पाइका विद्रोह हुआ था, तो कह रहा है कहाँ हुआ था? क्या बिहार में, राजस्थान में, पंजाब में, केरल में? कहाँ हुआ था बताइए जल्दी। पाइका विद्रोह, तो पाइका विद्रोह की अगर बात करें तो ये कहाँ हुआ था? ये आपको बिहार में देखने को मिलेगा। कहाँ हुआ था? बिहार में पाइका विद्रोह हुआ था, है ना। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार में। एक होता है पाइका नृत्य, है ना। अगर पाइका नृत्य अगर पूछे तो पाइका नृत्य, तो ये किससे संबंधित है ना? ये किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से। किससे है? उड़ीसा से। पाइका अगर नृत्य पूछे तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है, जबकि पाइका विद्रोह किससे संबंधित है? तो हमारा बिहार से संबंधित है ना। और भांगड़ा हो गया, भांगड़ा हो गया, गिद्धा हो गया, है ना, गिद्धा हो गया, ये सब किस राज्य से संबंधित है? तो आपको पंजाब से संबंधित है। नृत्य की बात करें, है ना, भांगड़ा, गिद्धा और, है ना, ये सब किससे संबंधित है? तो पंजाब राज्य से। अगला क्वेश्चन करा, लोथल किस नदी के तट पर अवस्थित है? लोथल, लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थल है? तो लोथल की अगर बात करें तो ये एक हड़प्पाकालीन स्थल है। कैसी स्थल है? हड़प्पाकालीन स्थल है लोथल। तो कह रहा लोथल जो है, लोथल भोगवा के नदी किनारे है। ऐसे याद रखिए, लोथल भोगवा नदी किनारे है, तो लोथल किसके किनारे हो जाएगा? भोगवा नदी के किनारे। और लोथल जो है कौन सी स्थल है? तो यह एक हड़प्पाई स्थल है ना। लोथल एक हड़प्पाई स्थल है, हड़प्पा, हड़प्पा स्थल है ना, हड़प्पा ये स्थल है, ठीक है। लोथल एक कैसी स्थल है ना? तो हड़प्पाई है, हड़प्पाई यहां पर कर दीजिए, हड़प्पाई कैसी स्थल है? तो लोथल एक जो है हड़प्पाई स्थल के रूप में जाना जाता है। लोथल से अगर बात करें तो लोथल से चावल के जो है साक्ष्य मिला है, लोथल से, है ना, चावल के साक्ष्य मिला है, चावल के साक्ष्य मिला है। किस चीज का साक्ष्य मिला है? तो आपको चावल के साक्ष्य मिला है। और लोथल की एक और अति है वर्णन है कि लोथल, लोथल के जो वासी होते थे, लोथल के जो मुख्य दरवाजा, जो मुख्य दरवाजा होता था, मुख्य दरवाजा ये किधर खुलता था? तो सड़क की ओर खुलता था। किधर? सड़क की ओर, है ना, सड़क की ओर खुलता था लोथल, है ना। तो लोथल से संबंधित जो है ये सारा जो है पंक्तियां है, ठीक है।
निकाल दो। करा कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे, है ना। लोथल कहाँ है, और लोथल अगर पूछे राज्य में कहाँ है, तो लोथल जो है आपको कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। लोथल गुजरात राज्य में। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। करा मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है। बाणभट्ट, कबीर, कालिदास, सूरदास, कौन है, बताइए जल्दी से। मालविका, है ना, अग्निमित्रम के जो लेखक है वह कौन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको कालिदास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कालिदास जो है इनका लेखक है। किसका, मालविका अग्निमित्रम के। मालविका अग्निमित्रम के लेखक है कौन, तो कालिदास है। कालिदास की अगर बात करें तो इनके द्वारा जो और सारा पंक्तियां लिखा गया है, जैसे में बताते हैं तो अभिज्ञान शकुंतलम है ना, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएगा। और क्या लिखे हैं, तो कुमार संभव लिखे हैं, कुमार संभव, कुमार संभव लिखे हैं। और क्या लिखे हैं, तो ये जो है रघुवंशम लिखे हैं, रघुवंशम, है ना, रघुवंशम लिखे। तो ये तीनों का, ये तीनों को जो लेखक है आपका कौन है, तो कालिदास ही है। कौन है, कालिदास, कालिदास। तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है इन कालिदास के बारे में, कभी ये देता है, कभी ये, है ना, तो कभी ये। तो इस तरह से सबको याद रखना है कि, है ना, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, कुमार संभवम हो गया, रघुवंशम हो गया, ये सारा का जो है लेखक कौन है, तो हमारा कालिदास है। कौन है, कालिदास है। ठीक है, कालिदास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन करा है कि 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेज तथा किसके बीच हुआ था। सुगौली की संधि की अगर बात करें तो ये 1816 में हुआ था। कब हुआ था, 1816 में हुआ था। और पूछ रहा है कि किसके किसके बीच में हुआ था, तो एक तो बता रहा है कि अंग्रेज, और दूसरा किसके बीच हुआ था, क्या सिख के बीच हुआ था, गोरखा के बीच, मराठा के बीच, या फ्रेंच के बीच में हुआ था। तो इन चारों में से बताइए कि सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके किसके बीच में हुआ था। तो अंग्रेज के साथ कौन था, आपको गोरखा था, गोरखा बटालियन। गोरखा बटालियन का बहाली अभी तक जो है होता है हमारे बिहार में, है ना, बीएमपी में। तो गोरखा का जो है, गोरखा और अंग्रेज के बीच में कौन सी संधि हुई थी, सुगौली की संधि। ठीक है, तो सुगौली की संधि कब हुआ था, सुगौली की संधि की अगर बात करें, सुगौली की संधि ये जो है आपका कब हुआ था, तो 1816 में, 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि हुआ था, है ना। और इसमें जो अंग्रेजों की तरफ से, है ना, इसमें अगर नेपाल की तरफ से अगर देखा जाए, नेपाल की तरफ से हस्ताक्षर किसने किया था, हस्ताक्षर, है ना, नेपाल के तरफ से हस्ताक्षर किसने किया था, किसने किया था, तो उसका नाम है आपको, क्या नाम है, गजराज मिश्र है। कौन है, गजराज मिश्र, गजराज मिश्र थे, है ना, मिश्र, गजराज मिश्र जो है नेपाल की तरफ से। और अंग्रेज की तरफ से अगर बात किया जाए तो अंग्रेज की तरफ से जो है आपका कौन थे, तो ये था आपको ब्रेड शाह थे, है ना। अंग्रेज की तरफ से अगर देखा जाए, अंग्रेज की तरफ से, अंग्रेज की तरफ से हस्ताक्षर निकाल देता, अच्छा जरा, हस्ताक्षर जो है कब हुआ था, तो सॉरी, हस्ताक्षर कौन किया था, तो ब्रेड शाह ने। किसने किया था, ब्रेड शाह ने, है ना। तो ये सब जो पॉइंट है आपको क्रीम वाला पॉइंट है ना, बिल्कुल क्रीम आपको मिल रहा है, तो आप लोग इसको लुत्फ उठाइए। यही चीज को पढ़ाने के लिए लोग बैच को लॉन्च करते हैं, और आप लोग जो है 1000, 2000, 4000 में खरीदते हैं, लेकिन आपको अगर सीरियल वे से यूट्यूब पर मिल रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना। पता नहीं क्यों, ऐसा मन में सबका होता है, लेकिन विश्वास बना के रहिए, आपको पूरी कंटेंट हम देने वाले हैं। तो अंग्रेज की तरफ से अगर बात किया जाए तो अंग्रेज की तरफ से हस्ताक्षर ब्रेड शाह ने किया था, और नेपाल की तरफ से हस्ताक्षर किसने किया था, तो गजराज मिश्र ने। इसमें तो सुगौली की संधि में, सुगौली की संधि में कब हुआ था, तो 1816 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये जो सुगौली की संधि हुआ था, तो संधि कब होता है, जब युद्ध होता है तब, है ना। तो कौन सा युद्ध हो रहा था, तो आंग्ल नेपाल युद्ध हो रहा था, है ना। कौन सा युद्ध हो रहा था, आंग्ल नेपाल युद्ध। यहां लिख देते हैं, आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध जो चला था आपको 1814 से 16 के बीच में, 1814 से
16 के बीच में आंग्ल नेपाल युद्ध चला था और इसमें जो है नेपाल को क्या हुआ था, मात हो गया था। और इसमें नेपाल के कुछ क्षेत्रों का है ना, नेपाल के कुछ क्षेत्र ब्रिटिश क्षेत्र में चला गया था, है ना, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में, ब्रिटिश भारत क्षेत्र में चला गया था, है ना। यहां पर हम ब्रिटिश भारत क्यों लिखे हैं, क्योंकि उस समय भारत में ब्रिटिश था और भारत में जहां जहां अधिकार करता था उसको ब्रिटिश भारत अधिकार क्षेत्र में लाता था। ठीक है, तो नेपाल के जो है कुछ हिस्सा इसमें जो है आपको ब्रिटिश क्षेत्र में चला गया था, है ना, आंग्ल नेपाल युद्ध में। और इसका जो संधि हुआ था 1816 में, और इस संधि में नेपाल की तरफ से जो है गजराज मिश्र हस्ताक्षर किए थे और अंग्रेज की तरफ से आपको ब्रेड शाह। ठीक है, तो ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र को आरंभ किया, है ना। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम लिख लीजिए, VVI है ना, VVI है। ठीक है, तो कह रहा किसने इंडियन ओपिनियन नामक जो है समाचार पत्र को लॉन्च किया था, है ना, आरंभ किया था। तो क्या लाला हरदयाल ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या एनी बेसेंट ने, किसने किया था ये बताना है। तो इसका जो प्यारा सा आंसर हो जाएगा आपको महात्मा गांधी जी, है ना। महात्मा गांधी के द्वारा ही आपको इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र को आरंभ किया गया था, शुरुआत किया गया था, लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, यह पत्रिका की अगर बात करें तो यह पत्रिका है ना साउथ अफ्रीका से, ऐसे लिखते हैं, साउथ अफ्रीका से प्रारंभ हुआ था, है ना। कहां से प्रारंभ हुआ था, तो साउथ अफ्रीका से जो है यह पत्रिका निकलती थी। कौन, तो इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इस पत्रिका की अगर बात करें तो इसका प्रथम संपादक जो था, है ना, इस पत्रिका के प्रथम संपादक जो थे मनसुख लाल, है ना। कौन थे, तो मनसुख लाल नजर थे, मनसुख लाल नजर थे। कौन थे, तो इस इंडियन ओपिनियन के जो प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर थे, मनसुख लाल नजर। अच्छा, संपादक के मतलब क्या होता है समझते हैं। संपादक मतलब जैसे महात्मा गांधी ने एक मोटा मोटी लिख करके दे दिया कि इस तरह से जो निकालना है, लेकिन उसे व्यवस्थित तरीके से जो है तैयार करके उसको पत्रिका के रूप में जो है कन्वर्ट करके निकालना, ये क्या कहलाता है, तो आपको संपादक कहलाता है। तो जो सबसे पहले संपादक के रूप में थे इंडियन ओपिनियन के मनसुख लाल नजर थे, तो गांठ बांध के याद रखिए, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पत्रिका की अगर शुरुआत की बात करें, इस पत्रिका की शुरुआत कब हुआ था, पत्रिका की शुरुआत, है ना, शुरुआत जो हुआ था आपको 1903 है ना, 1903 ईस्वी में हुआ था, 1903 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 1903 में। तो कितना क्वेश्चन बना इसमें, रिपीट कीजिएगा एक बार। इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र किसने लिखा, महात्मा गांधी ने। कब से, तो 1903 ईस्वी से। इसका प्रथम संपादक कौन थे, तो मनसुख लाल नजर थे, है ना। यह पत्रिका कहां से निकलता था, तो साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन जो है आपको इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। गांधी इरविन समझौता के बारे में अगर देखा जाए तो कौन सा एग्जाम में नहीं पूछा गया होगा, लगभग सभी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो कह रहा गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, 1929, 1930, 1931, 1932। बताइएगा, कमेंट करिए, आप लोग कमेंट कीजिए कि क्लास कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है। जो भी लग रहा है उसको कमेंट कीजिए ताकि हम भी जाने कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। हम भी तो जाने, अगर कुछ दिक्कत होता है तो मैं उसे सुधार करूंगा। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुआ था गांधी इरविन समझौता का, तो ये हुआ था आपको 1931 में, 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता की शुरुआत मानी जाती है। कब मानी जाती है, तो 1931 में, 1931 में। 1929 की अगर बात करें तो इसमें जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था,
लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, है ना, लाहौर अधिवेशन। 1931 की बात करें तो इसमें जो है कराची अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन, है ना, क्या हुआ था, कराची अधिवेशन। और 1929 में क्या हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता की अगर बात करें तो इसका कभी कभी डेट भी पूछता है ना, इसका डेट भी पूछा जाता है। तो इसका जो विथ डेट अगर पूछाते हैं, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था आपको, है ना, गांधी इरविन का मतलब क्या हुआ, है ना, इंडिया की तरफ से गांधी जी थे और ब्रिटिश की तरफ से जो है लॉर्ड इरविन था, उसी को जोड़ करके गांधी इरविन समझौता हुआ, है ना। तो इसकी जो स्थापना हुआ था आपको कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 ईस्वी में, है ना, कब हुआ था, 5 मार्च 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा जो है, सॉरी, गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता। इसी गांधी इरविन समझौता के तहत, है ना, इसी समझौता के तहत, इसी समझौता के तहत गांधी जी, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, गोलमेज सम्मेलन में, सम्मेलन में भाग लिए थे, है ना, भाग लिए थे। क्वेश्चन कई बार पूछता है ना, कि महात्मा गांधी जो है कईवें गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो द्वितीय, है ना, गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपको 1930, 31 और 32, 3 गो हुआ था, 30, 31 और 32। उसमें से महात्मा गांधी सिर्फ जो है दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, वो भी कब, तो 1932 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में। ठीक है, एक पॉइंट और याद आ गया कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करें, तीनों में, तीनों गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन में, सम्मेलन में भाग लेने वाले, भाग लेने वाले, है ना, कौन थे, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, यहां लिख देते हैं, 1930, 31 और 32, है ना, इसको याद रखिएगा, 30, 31 और 32। ठीक है, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेने वाला व्यक्ति थे वो थे आपको भीमराव अम्बेडकर, है ना, भीमराव अम्बेडकर, अम्बेडकर। और कौन थे, तो यही तो लोग नहीं जानता है, भीमराव अम्बेडकर के बारे में सब जानता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, लेकिन इसके साथ एक और व्यक्ति थे, तेज बहादुर सप्रू, है ना, तेज बहादुर, तेज बहादुर सप्रू, है ना, कौन थे, तो तेज बहादुर आपको सप्रू थे, तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अम्बेडकर, ये दोनों मिलकर के जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ हो रहा था, तो लंदन में हो रहा था, कहाँ हो रहा था, लंदन में। ठीक है, नहीं इसको हटाइए, दूसरा चीज है। ठीक है, अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है, क्या अरविंद सुब्रमण्यम है, या सत्य नडेला है, या रस्किन बॉर्ड है, या रघुराम राजन है, कौन है बताइए। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक, तो इसका जो प्यारा सा आंसर हो जाएगा, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक हो जाएगा आपको, है ना, सत्य नडेला हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, सत्य नडेला। हिट, है ना, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है, सत्य नडेला है। सत्य नडेला की अगर बात करें, सत्य नडेला, तो सत्य नडेला जो है ये अभी कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के कौन है, सीईओ है, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के, कंपनी के क्या है, तो सीईओ है ना, कौन है, सीईओ है। तो इसको याद रखिएगा करेंट दृष्टिकोण से भी कि सत्य नडेला भी कौन है, तो सत्य नडेला जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के भी क्या है, सीईओ है। अच्छा, सीईओ का मतलब क्या होता है पता है आप सभी को, सीईओ, सीईओ
तो सीईओ का जो मतलब होता है आपको, है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ, तो सीईओ कौन है अभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के, तो सत्य नडेला है, सत्य नडेला के। ठीक है, अगर अरविंद पनगड़िया की अगर बात करें, तो अरविंद पनगड़िया की अगर बात करें तो ये जो है इंडियाज टर्न अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक, है ना, पुस्तक लिखा है इंडियाज टर्न अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो है पुस्तक के लेखक है कौन है, तो अरविंद सुब्रमण्यम है, अरविंद सुब्रमण्यम। और सत्य नडेला क्या है, तो हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक। और अरविंद सुब्रमण्यम की अगर बात करें तो इंडियाज टर्न अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, द ब्लू अम्ब्रेला, है ना, द ब्लू अम्ब्रेला की अगर बात करें तो ये रस्किन बोर्ड के द्वारा लिखा गया है, द ब्लू अम्ब्रेला, द ब्लू अम्ब्रेला, है ना, अम्ब्रेला। तो ये रस्किन बोर्ड के द्वारा लिखा गया है, क्या है, तो द ब्लू अम्ब्रेला, द ब्लू अम्ब्रेला किसके द्वारा, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। रघुराम राजन के बारे में जानते होंगे, ये आरबीआई के पूर्व क्या है, गवर्नर भी रह चुके हैं रघुराम राजन। तो रघुराम राजन क्या लिखे, आई डू भाट आई डू, है ना, आई डू भाट आई डू, आई डू भाट आई डू भाट आई डू, है ना। इसका जो लेखक है कौन है, तो रघुराम राजन है, आई डू भाट आई डू। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन रोक सकता है ना, क्या 2 दिन, 12 दिन, 30 दिन या 14 दिन। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको मात्र 14 दिन, है ना। 14 दिन तक अगर जो है इस पर कार्रवाई नहीं हुआ तो यह अपने आप क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। ठीक है, तो कितने दिन तक रोक सकता है। और धन विधेयक की अगर बात करें तो धन विधेयक जो है लोकसभा में पेश किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि धन विधेयक केवल और केवल किस सभा में पेश किया जाता है, तो लोकसभा में। किसमें, लोकसभा में। और उसके बाद उसे राज्यसभा के लिए भेज जाता है, जो कि 14 दिन के अंदर उसको समय दिया जाता है, नहीं तो फिर अपने आप क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। ठीक है, तो कितने दिन के लिए रोका जा सकता है राज्यसभा के द्वारा, 14 दिन के लिए। अच्छा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका जो निर्णय करता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, है या नहीं, इसका जो निर्णय करता है ना, इसका कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वही क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं जो एग्जाम में आपको आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है इसका निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। धन विधेयक की अगर प्रक्रिया की बात करें तो धन विधेयक की जो प्रक्रिया है, धन विधेयक की प्रक्रिया की अगर बात करें तो जो है किस अनुच्छेद में है, आपको 109 में है, 109 में। अनुच्छेद कितना में है, 109 में। 109 में जो है क्या है, तो धन विधेयक की क्या है, तो प्रक्रिया है, उसका क्या प्रक्रिया है, उसकी जो परिभाषा किया गया है किसमें, तो 109 में किया गया है। ठीक है, और अगर उसका परिभाषा अगर जानना चाहते हैं कि धन विधेयक की परिभाषा की अगर बात करें तो 110 में है। धन विधेयक की परिभाषा की अगर बात करें तो किसमें है, अनुच्छेद 110 में। इसमें है 110 में धन विधेयक की परिभाषा की धन विधेयक आखिर कहते किसको है। ठीक है,
अच्छा, ये अगर बात किया जाए कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाता है ना। राज्य विधायिका की अगर बात करें, राज्य विधायिका में राज्य विधायिका में राज्य विधायिका में धन विधेयक को, है ना, राज्य की बात कर रहे हैं, है ना, धन विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है? जैसे वहां लोकसभा में पेश किया जाता है, उसी तरह से यहाँ विधानसभा में, है ना, धन विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है? तो विधानसभा में, विधानसभा में सभा में पेश किया जाता है ना, किया जाता है। ठीक है। और यहाँ भी अगर बात करें कि विधान, और इसमें भी जैसे जहां विधानसभा है वहां विधान परिषद अगर है, तो विधान परिषद तो ऐसे 6 राज्य में है, तो 6 राज्य को अगर देख के चले तो जो धन विधेयक है उसको विधान परिषद कितने दिन रोक कर रख सकता है? तो वो भी 14 दिन तक ही रोक कर रख सकता है विधान परिषद। ठीक है। और अगर राज्य में अगर बात की जाए कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो वही विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे। राज्य में यहां पर लिख देते हैं, धन विधेयक को राज्य में, है ना, विधानसभा के अध्यक्ष निर्णय करते हैं, है ना, निर्णय करते हैं। यहां से आप लोग समझ जाइएगा कौन करते हैं। तो अगर केंद्र की अगर बात करें कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। अगर राज्य में पूछे तो विधानसभा का अध्यक्ष करेंगे, है ना, लोकसभा में विधानसभा के अध्यक्ष। और उसी प्रकार जैसे लोक राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकता है, उसी प्रकार विधान परिषद भी 14 दिन तक ही रोक कर रख सकता है धन विधेयक को, है ना। और धन विधेयक की जो प्रक्रिया है वह 109 में है और उसकी जो परिभाषा है अनुच्छेद 110 में है। तो ये सारा जो है मैटर हमने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन कह कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी सिफारिश से प्रस्तुत किया जाता है? अच्छा, प्रस्तुत आ गई है ना। एक चीज तो मैंने बताया नहीं था, अभी बता देते हैं कि जैसे लोकसभा में धन विधेयक जो पेश करता है तो वह किसकी सिफारिश से? तो केंद्र में अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति की सिफारिश से पेश किया जाता है। लेकिन जस्ट उसके उल्टा पूछा यहाँ पर राज्य विधायिका, है ना, में धन विधेयक को केवल किसकी सिफारिश से प्रस्तुत किया जाएगा? मतलब राज्य में, है ना। तो राज्य में क्या होता है? राज्यपाल रहते हैं। केंद्र में जैसे राष्ट्रपति होते हैं उसी तरह से हमारा जो राज्य में रहते हैं राज्यपाल रहते हैं। तो उन्हीं राज्यपाल की सहमति से धन विधेयक को जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको राज्यपाल, है ना। क्वेश्चन कुछ ध्यान से पढ़ना है, हड़बड़ा के नहीं, है ना। राष्ट्रपति नहीं लगाना है यहाँ पर। अगर केंद्र में अगर रहता या फिर लोकसभा में रहता तो यहाँ पर राष्ट्रपति हो जाते हैं। ठीक है। पूछता कि लोकसभा में किसकी सहमति से? तो राष्ट्रपति की सहमति से। लेकिन यहाँ पर राज्य विधायक का लग गया तो राज्यपाल के सहमति से हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निपटारा कौन करता है? मान के चलिए राष्ट्रपति महोदय का चुनाव हो रहा है और उस चुनाव में किसी भी माध्यम से या किसी कारणवश चुनाव में क्या हो गई? तो भिड़ंत हो गई, विवाद हो गई, ठीक नहीं, बेईमानी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो उसका जो निपटारा होता है वह कहाँ होता है? क्या संसद करता है, या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करता है, या निर्वाचन आयोग करता है, या फिर राज्यसभा? तो इसका निर्णय कौन करने वाला है ये बताइए। तो इसका जो है ना कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट, है ना। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इसका निर्णय किया जाता है ना। सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश रहते हैं उन्हीं के द्वारा यह जो है कार्य किया जाता है। ठीक है। और ये जो विवाद का जो निपटारा होता है वह किस अनुच्छेद में होता है? विवाद का राष्ट्रपति विवाद का निपटारा है ना, अनुच्छेद कितना में होता है? तो 71 में, अनुच्छेद 71 में किया जाता है, में होता है। किसके द्वारा? तो 71 के द्वारा। और ये जो विवाद है
ये अगर राष्ट्रपति का चुनाव में अगर विवाद हो गया तो इसे इस विवाद को 1 माह के अंदर, इसमें टाइम दिया गया है कि 1 माह के अंदर इसे क्या लाना है, अंदर जो है न्यायालय में लाना है, न्यायालय में क्या करना है तो लाना है, तब जो है इसका निपटारा किया जाएगा। राष्ट्रपति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति एक भारत में होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, है ना, राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद कितना में कहता है तो अनुच्छेद 52 में कहता है, अनुच्छेद 52 में, है ना। और राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अगर प्रक्रिया देखें, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनाव की अगर बात करें तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा आपको 54 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54 में, चुनाव 54, और एक राष्ट्रपति होगा भारत के वह 52 में होगा, कितना होगा तो 52 में होगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भारत में पहली आर्थिक जनगणना, ये तो हो गया 1977 में। अगला क्वेश्चन, करा वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वह उपकरण, वह मशीन जो विद्युत धारा मतलब करंट को पैदा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्या जनित्र या गैल्वेनोमीटर या आमीटर या मीटर, बताइए। तो इसका जो प्यारा सा आंसर हो जाएगा आपको जनित्र हो जाएगा। जनित्र जो जनरेटर होता है ना, गांव घर में कहता है जनरेटर, है ना, उसी को जो है जनित्र लिखा जाता है। तो जनरेटर के द्वारा क्या करते हैं, विद्युत धारा को उत्पन्न करते हैं। जैसे शादी विवाह वाला घर में क्या लगाता है, जनरेटर लगाता है, कखने लाइन कट जाएगा कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए जो है जनरेटर लगा के रखता है ताकि विद्युत धारा को सप्लाई करे और जितना भी जो है सजावट है सब जो है जैसे के तैसे रह जाए। ठीक है, तो ये जनित्र है। जनित्र की अगर बात करें तो जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है ना। जनित्र क्या करती है, जनित्र क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनित्र मतलब जनरेटर किसमें परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें करता है, तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना। किसमें, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रयोग, विद्युत मोटर ले लीजिए, है ना, सॉरी जनरेटर करता है, कौन करता है, जनरेटर। यांत्रिक मतलब है ना जो घूम रहा है पहिया, क्या कर रहा है, यांत्रिक कर रहा है, घूम रहा है, तो घूम करके क्या करेगा, तो विद्युत ऊर्जा में उसको क्या करेगा, परिवर्तन करेगा। ठीक है, किसमें करेगा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करेगा। और गैल्वेनोमीटर का प्रयोग की अगर बात करें तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग विद्युत धारा गैल्वेनोमीटर का प्रयोग जो है विद्युत धारा को पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो ये भी पूछता है कि गैल्वेनोमीटर का प्रयोग क्या है, तो विद्युत धारा का पता लगाने में। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग क्या है, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए, और विद्युत धारा किससे प्रयोग किया जाता है, जनरेटर से। ठीक है, आगे चले। अगर जनरेटर की बात करें जनित्र की, तो ये माइकल फैराडे सिद्धांत पर कार्य करता है। जनित्र जो है माइकल फैराडे या तो फिर विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए कितना सारा क्वेश्चन जो है आपको क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले वह उपकरण जो विद्युत धारा को उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है जनरेटर कहलाता है। गैल्वेनोमीटर का पता किस लिए किया जाता है, तो आपको विद्युत धारा को पता करने के लिए, है ना, विद्युत धारा को पता करने के लिए। यह जनरेटर जो है
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो माइकल फैराडे या विद्युत चुंबकीय के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में, मतलब लिक्विड अवस्था में रहती है? ऐसा कौन सी अधातु है जो कमरे के टेम्परेचर पर तरल अवस्था में रहती है? क्या सल्फर है, आयोडीन है, ब्रोमीन है? तो कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहता है? तो ये है आपको आयोडीन है, सॉरी ब्रोमीन है। कौन है? ब्रोमीन है। और सल्फर की अगर बात करें तो सल्फर जो है आपका कैसा होता है? गंधहीन एवं स्वादहीन ठोस पदार्थ होता है। सल्फर कैसा है? तो गंधहीन और ठोस, गंधहीन और स्वादहीन होता है और ठोस भी होता है। ठीक है। आयोडीन की अगर बात करें तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है ना? आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो घेंघा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? हमारा घेंघा रोग होता है। इसलिए आयोडीन खाना समय समय पर बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या करा कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह किस राज्य में है? बिहार में है, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़। तो जो बिहार के निवासी हैं वो आराम से जो इसको बता सकते हैं। तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो हमारा बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर बात करें तो इसमें जो है आपको, है ना, बाघ है, नीलगाय है, घड़ियाल है ना। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या क्या देखने को मिलता है? तो बाघ हो गया, है ना, बाघ हो गया, नीलगाय हो गया, बाघ हो गया आपको, नीलगाय हो गया, और क्या है? तो घड़ियाल है ना, घड़ियाल हो जाएगा, है ना, घड़ियाल। ये सब जो है आपको जानवर वहां देखने को मिलता है। कहाँ? तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य में। झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्या है? डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य, डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये जो है आपको झारखंड में है। कहाँ है? तो झारखंड में कौन है? डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य है ना। गुजरात की, है ना, गुजरात में एक और है, जैसे कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? नल सरोवर, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? अभ्यारण्य कहाँ है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, है ना। कहाँ? तो गुजरात में। नल सरोवर कहाँ है? डाम्फा, डाम्फा एक पूछता है कि डाम्फा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, डाम्फा, डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ है? तो आपको मिजोरम में है। कहाँ है? मिजोरम में, है ना। और एक नाम दफा पूछता है, नाम दफा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? नाम दफा वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, है ना। आपको कौन है? तो नाम दफा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये सारा जो आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार याद कराते हैं। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बिहार। ये तो याद कराने की चीजें नहीं है ना। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य में किस किस जानवर का जो है रहता है? बाघ रहता है, नीलगाय रहता है और घड़ियाल रहता है। डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें कहाँ है? तो ये झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। और नल सरोवर कहाँ है? तो गुजरात में है। और आपका डाम्फा की अगर बात करें तो ये हो जाएगा मिजोरम में। और नाम दफा अगर पूछे तो अरुणाचल प्रदेश में। ये सारा जो है इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य है। ठीक है, और देश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क जो है, देश में ज्यादा, देश में सर्वाधिक, सर्वाधिक नेशनल पार्क, नेशनल पार्क जो है आपको कहाँ है?
तो सर्वाधिक जो नेशनल पार्क है आपको एमपी में है, मध्य प्रदेश में। एमपी लिख देते हैं, है ना, एमपी। एमपी। अगला क्वेश्चन, अगला क्या करा द हिंदू संदेश मित्रण समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? द हिंदू मित्रण समाचार पत्र का जो प्रकाशन हुआ था वह किसके द्वारा किया गया था, ये बताना है। द हिंदू मित्रण, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको सुब्रमण्यम अय्यर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा जो है यह द हिंदू संदेश मित्रण समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इसके द्वारा, तो सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा द हिंदू संदेश मित्रण, द हिंदू संदेश मित्रण। भारत की प्रथम समाचार पत्र की अगर बात करें, भारत की प्रथम समाचार पत्र, भारत की प्रथम समाचार पत्र, समाचार पत्र का नाम क्या है? तो जेम्स हिक्की है, जेम्स हिक्की, जेम्स हिक्की है, जेम्स हिक्की, जो कि कब लॉन्च हुआ था? तो 1780 ईस्वी में, 1780 में। पूछता है रेलवे आर में तो इसको भरमार पूछता है क्वेश्चन। तो कह रहा कि भारत की प्रथम समाचार पत्र किस कौन है? जेम्स हिक्की है। कब लॉन्च हुआ था? 1780 में। और क्वेश्चन में था संदेश मित्रण किसने लिखा है? सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा, सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा जो है यह लिखा गया है। इसका पूरा नाम है जेम्स अगस्टस हिक्की, जेम्स अगस्टस हिक्की। इन्हें अगर बात किया जाए तो भारत में, भारत में, भारत में, है ना, भारत में क्या कहा जाता है? समाचार पत्रों का, समाचार, समाचार पत्रों के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। पत्रों के जन्मदाता, जन्मदाता के रूप में, के रूप में जाना जाता है, जाना जाता है। तो ये समाचार पत्र जो हमारा भारत में आने का जो श्रेय जाता है किसको? तो अगस्टस, जेम्स अगस्टस हिक्की को, जेम्स अगस्टस हिक्की को जाना जाता है। कब से? तो 1780 ईस्वी से, 1780 में। अच्छा, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र क्या है ना? हिंदी का प्रथम समाचार, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, प्रथम समाचार पत्र, समाचार पत्र का नाम क्या है? तो उदंड मार्तंड है, उदंड, उदंड मार्तंड। ठीक है, तो आप लोग जो भी क्लास को देख रहे हैं कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट, आपकी लाइक और आपकी सब्सक्राइबर का। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, और पढ़ाने में जो है हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपके लिए जो है ये पूरा किया जा रहा है। ठीक है, तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन है? उदंड मार्तंड है, उदंड मार्तंड है। अच्छा, ये पूछता है कि भारत में, भारत में, भारत में समाचार पत्रों का, समाचार पत्रों का, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कौन कहलाता है? मुक्ति दाता, है ना, तो चार्ल्स मेटकॉफ को, किसको कहते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ को, चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है क्या? तो समाचार पत्रों के मुक्ति के रूप में। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हेवलॉक द्वीप का नाम क्या रखा गया है? शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, कमालुद्दीन द्वीप, सुभाष चंद्र द्वीप। तो बताइए हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका जो प्यारा सा आंसर हो जाएगा आपको स्वराज द्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वराज द्वीप हो जाएगा। स्वराज द्वीप की अगर बात करें तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ना, स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप जो है कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में है। अभी जो है वर्तमान में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, है ना, मोदी जी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, है ना, अंडमान निकोबार में जो द्वीप है उसको 3 भागों में बांटा गया। मोदी जी के द्वारा अंडमान द्वीप को, अंडमान द्वीप को 3 भागों में, कितने भागों में?
तीन भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है ना, बांटा गया है। कौन कौन है? तो सबसे पहले है आपको रॉस द्वीप है, रॉस द्वीप है ना। दूसरा की अगर बात करें तो ये जो है नील द्वीप है, नील द्वीप है। और तीसरा की अगर बात करें तो हेवलॉक द्वीप है, हेवलॉक द्वीप, जो कि प्रश्न में पूछा गया है ना। तो ये सभी का जो है रूपांतरण नाम क्या है? रॉस द्वीप का नाम रखा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस द्वीप है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगर नील द्वीप की अगर बात करें तो शहीद द्वीप रखा गया है, इसका नाम शहीद द्वीप रखा गया है, शहीद द्वीप रखा गया है। अगर बात करें हेवलॉक द्वीप का तो हेवलॉक द्वीप का तो बता ही दिया, स्वराज द्वीप है ना, क्या रखा गया है? स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब जो है ना। ये बीपीएससी में भी आया था एक बार। करा मोदी जी द्वारा अंडमान के द्वारा 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? राजद्वीप को जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस में, नील द्वीप को शहीद द्वीप में, और हेवलॉक द्वीप को है ना स्वराज द्वीप में डिवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन, करा परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के डैश होता है? क्या बराबर होता है, आधा होता है, दुगना होता है, तिगुना होता है? बताइए जल्दी से, फटाक से बताइए कि जो है परावर्तन कोण के जो नियम के अनुसार है परावर्तन कोण का मान है ना, परावर्तन कोण का जो मान है आपतन कोण के क्या होता है? तो बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। परावर्तन कोण के मान आपतन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात कोण आई बराबर कोण आर होता है, कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर होता है। ठीक है। हीरे का चमकना किसके कारण होता है? हीरे का चमकना, हीरे का चमकना आपको किसके कारण होता था? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तारे का टिमटिमाना की अगर बात करें, तारे का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना, टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो ये जो है ना अपवर्तन के कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। तारे का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। और हीरे का चमकना जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है। तो हमारा सेशन आज का यहीं तक था है ना। ये 60 क्वेश्चन हो चुका है ना। 20-20 क्वेश्चन का सीरीज हम लेकर के आ रहे हैं प्रीवियस ईयर लेकर को, और उससे संबंधित जितने भी डिस्कशन पॉइंट होते हैं मैं उसको कराते चलता हूं, ताकि आपको 20 क्वेश्चन नहीं बल्कि लगभग जो है 125 से 150 क्वेश्चन आपको है ना कवरेज कराते हैं। तो ये 60 क्वेश्चन है। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, और यह वीडियो शाम में 6 बजे अपलोड होता है। और अगर जो बीएसएससी का जो फार्म भरे हैं तो उसका भी एक योद्धा क्लास हमारे द्वारा जो चलाया जाता है, तो उसको भी इस चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है। उसका जो वीडियो होता है सवेरे लोड होता है। तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप सभी को फिर से जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।